नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसके बाद जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बाद मतलब इनके सिद्धांत के बाद इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ हैं दूसरी क्लास आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इनका एक और सिद्धांत बचता है दोस्तों, उसको भी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। इनका एक और सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे साहब का ही नैतिक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे साहब ने ही नैतिक विकास के भी सिद्धांत को दिया हुआ है, तो इसकी भी क्लास बहुत जल्द मैं आपके साथ साझा कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब समझते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है कि एक चिकित्सा मनोविज्ञानी या एक तरीके से मनोवैज्ञानिक थे। एक किस लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों की वजह से ये प्रसिद्ध थे। इनके बारे में बताया जाता है कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे जी के बारे में बताया जाता है कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया कि मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से मानव विकास के समस्त पहलुओं, मानव का जो विकास होता है उसके समस्त यानी कि पूरे एस्पेक्ट को क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने उजागर किया, और जिसे हम एक तरीके से पियाजे थ्योरी की बात करते हैं या पियागेट की बात करते हैं या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। देखिए, जीन पियाजे साहब के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, इसे मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दरअसल इन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और उसके विकास के क्या क्या स्तर होते हैं, ये इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया था या प्रयास किया है दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं अब ये कहते क्या हैं। देखिए, ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक से हमारा आशय ये है कि बौद्धिक विकास। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक का मतलब हो जाता है एक तरीके से बौद्धिक विकास। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हो जाता है मानसिक विकास। जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास आ जाए, अगर आपको संज्ञानात्मक शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप मानसिक विकास को समझ लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये कहते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। बिल्कुल सही बात है, जो कह रहे हैं सही बात है कि बालक का जो एक तरीके से विकास होता है वह बौद्धिक विकास होता है, यानी कि मानसिक विकास जो होता है, जो उनके मेंटल का जो डेवलपमेंट होता है क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे कि बात करते हैं, बच्चा भूख लगने पर क्या करता है, रोता है। बिल्कुल सही बात है, भूख लगने पर रोता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका मानसिक विकास हुआ है, क्योंकि उसे अब उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, अब उसे भूख लगी है तो अब वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहला क्रम अगर देखा जाए तो भूख लगने पर वो रो रहा है। अर्थात कहने का ये है कि वह अपने भावात्मक पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए, दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपने भावात्मक यानी कि इमोशनल कह सकते हैं कि पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए क्या करता है, व्यक्त करता है। वह अपने भावात्मक पहलुओं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, प्रकट करता है। और उसकी इंद्रियां क्या होती हैं, आँख होती हैं, कान होती हैं, नाक, जीभ और हाथ दोस्तों, ठीक है। अभी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपने भावात्मक पहलुओं को, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके मन में है, उस पहलुओं को क्या करता है, अपने इंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है। और उसकी इंद्रियां क्या है, आँख है, कान है, नाक है और जीभ है, हाथ है, आदि चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि वह अपने माता पिता का अनुकरण करता है। बिल्कुल सही बात है, जब थोड़ा से बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता का अनुकरण करना सीख जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो समाज में आ जाता है, और समाज में आ जाता है तो सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। तो जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है, यानी कि उसके मानसिक विकास में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको कितना बेहतर तरीके से बता दिया, एक बार फिर से इस बात को समझिएगा। देखिए, ये कहते हैं कि हमारा मतलब ये है मतलब ये कहते हैं कि देखिए, संज्ञानात्मक का मतलब कुछ नहीं है। संज्ञानात्मक का मतलब केवल और केवल क्या है, बौद्धिक विकास है, यानी कि मानसिक विकास है। ये कहते हैं कि देखिए, अगर बालक में देखा जाए तो बालक का जो बौद्धिक विकास होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होता है। कैसे, ये कहते हैं कि जैसे बच्चा भूख लगने पर क्या करता है, रोता है, बिल्कुल
पहला अगर देखा जाए तो जब उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, अपनी माँ को एक तरीके से याद करने लगता है कि भाई मुझे दूध पिलाइए, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बातें आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका कहने का मतलब ये भी है, ये कहते हैं अर्थात वह अपने भावात्मक पहलुओं को विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। मतलब कि एक तरीके से जब वो बोल नहीं सकता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, अपने भावात्मक जो उसके मन में चल रही बातें उसको क्या करता है, तमाम तरह के एक्टिविटी के जरिए क्या करता है दोस्तों, व्यक्त करता है। और उसके भावात्मक पहलुओं को अगर देखा जाए तो किससे व्यक्त करता है, अपनी इंद्रियों से व्यक्त करता है। उसकी इंद्रियां क्या होती हैं, आँख होती हैं, कान होता है, ठीक है, कान होते हैं, नाक होता है, जीभ, हाथ आदि चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जब बच्चा क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता का अनुकरण करना सीख जाता है, और अनुकरण करता है तो उससे भी बहुत कुछ उसे पता चल जाता है। जब वो अनुकरण करता है तो उससे भी बहुत कुछ उसे पता चल जाता है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे जब माता पिता के बाद क्या होता है, वो समाज के संपर्क में आता है। कहने का मतलब ये है कि परिवार के बाद उसका संपर्क बढ़ता है कहाँ पर, समाज में। और जब वह समाज में आता है तो सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है, और जब वो सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है, यानी कि उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अन्य चीजों के बारे में। देखिए यहां पर समझिएगा फिर से एक बात है, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने परिभाषित करते हुए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यह परीक्षण किया सर्वप्रथम अपने बच्चों पर ही। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को ही खोज का विषय बनाया, अपने बच्चे को ही खोज का विषय बनाया, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं। देखिए फिर से इसको समझिएगा, जो लिखा है उस हिसाब से समझा दे रहा हूं, नहीं तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, इस संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को ही खोज का विषय बनाया दोस्तों, ठीक है। जैसा लिखा वैसे भी समझा देता हूं। देखिए इन्होंने क्या किया, परिभाषित करने से पहले इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को इन्होंने समझा। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इस तरह से समझा कि कैसे बच्चों में किस समय पर क्या एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और इसीलिए इनके सिद्धांत को एक और नाम से जाना गया है, अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, दूसरा आपसे भी पूछा जा सकता है मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है, और तीसरा आपसे भी पूछा जा सकता है कि अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है, या इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो तीनों बातें ध्यान रखिएगा कॉमन है, और तीनों के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे साहब है। तीनों एक ही बातें हैं। इन्होंने अपनी अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर दी है। बिल्कुल मानसिक विकास मैंने बताया है, जहां पर संज्ञानात्मक समझ में ना आए तो वहां आप मानसिक विकास को ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके बुद्धि का भी विकास होते रहता है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही बताया यहाँ पर कि जैसे जैसे एक तरीके से बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके बुद्धि का विकास होता है। लेकिन आप याद करिए, वाइगोस्की महोदय की बात को भी याद कर लीजिए। यहीं पर जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है उन्हें सारी बातें हमारी याद आ जाएंगी। अब देखिए पहली वाली क्लास को, वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो उनके उम्र के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि बच्चों का जो विकास होता है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यानी कि जिस समाज में रहता है, जिस कल्चर में रहता है, उसके हिसाब से बच्चों का एक तरीके से क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है, या मानसिक विकास होता है, या उसका संज्ञानात्मक या उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों पहले बच्चा, ये कहते हैं कि पहले बच्चा सरल चीज़ों को सीखता है, और फिर क्या होता है जैसे जैसे उसकी उम्र और अनुभव बढ़ते जाते हैं वह कठिन चीज़ों को भी सीखने लगता है। एक तरफ अगर इनकी बात को भी देखा जाए तो बिल्कुल सत्य ये भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं वाइगोस्की महोदय की बात को भी देखते हैं तो उनकी भी बात को हम सत्य मान सकते हैं, क्योंकि उनका भी कहना गलत नहीं है। वे भी जो कहते हैं सही बात कहते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज से ही सीखता है, या उसका जो कुछ भी विकास होता है उसके समाज में ही, वो जिस समाज में रहता है उसी से ही उसका विकास होता है। लेकिन इनका भी कहना गलत नहीं है, ठीक है। अगर कहा जाए तो एक बार अगर आप सोचें एक बार, तो उनकी बातों को इन्होंने कहीं ना कहीं अंतर्निहित किया हुआ है अपने सिद्धांत में। उनकी बातों को अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया हुआ है,
अंतर्निहित किया हुआ। जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, सोचिए एक बार, जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तो वो समाज के संपर्क में तो आता ही जाएगा। जब समाज के संपर्क में आता जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास तो होता ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके दोनों लोगों के सिद्धांत में तो अंतर है, लेकिन दोनों लोगों की बातों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉमन बातें हैं। उनकी बातें अगर देखा जाए तो इनके बात में अंतर्निहित है, और इनकी बातें में अगर देखा जाए तो उनकी बातें अंतर्निहित इसमें है। ठीक है, दोनों लोगों का कहने का एक ही उद्देश्य है, बस इन लोगों ने हमें समझ लीजिए पागल ही बना दिया। हाँ ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है और जैसे इन्होंने कहा है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है, और इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास बच्चों में होता है या मानसिक विकास होता है उसके पीछे का मूल कारण ये है कि उनकी उम्र, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे चीज़ें सीखते जाते हैं, वैसे वैसे उनका मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात आप देख रहे हैं यहाँ पर समायोजन की बात देख रहे हैं, विकेंद्रीकरण, अनुकूलन, ये सारी बातें ना, आत्मसातीकरण, साम्य धारणा की बात करते हैं, ये सारी बातें, स्कीमा वगैरह की बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये सारी बातें जो है ना इसके पहले वाली क्लास में हमने कवर कर दिया है। वो 16 मिनट की क्लास है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसलिए ऐसा कवर कर दिया एक छोटी क्लास बनाकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो केवल इतना ही देखना चाहते हैं शब्दावलियों को, क्योंकि और लोगों को क्या होता है सारी चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो वे टाइम नहीं निकाल पाते हैं देखने के लिए। अब आइए बात करते हैं कि इनके 4 अवस्थाओं के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया कैसे? अपनी 4 अवस्थाओं के माध्यम से, जिसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा गया है, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना कहा गया है। पहली अवस्था क्या है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। तीसरी बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। चौथी बात करते हैं अमूर्त, देखिए इसे जहाँ पर औपचारिक लिखा हुआ है ना, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी आप कह सकते हैं, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी आप कह सकते हैं, जिसे फॉर्मल कह सकते हैं। फॉर्मल, यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत हो गई होगी, हो सकता है। देखिए कोई चीज़ें अगर छोटी मोटी एक आध बातें गलत हो जाएं तो उसको आप सुधार कर लिया करें, ठीक है, या आप बता दिया करें। तो वैसे तो कोई बातें गलत होती नहीं है, मान लेते हैं पॉइंट अगर इधर उधर टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है, स्टेज कहा जाता है, ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? अगर कोई छात्र अंग्रेजी में ध्यान रखना चाहता है तो अंग्रेजी में याद रख सकता है। कैसे? SPCF, S4 हो जाता है सेंसरी, P4 हो जाता है प्री ऑपरेशनल, और C4 हो जाता है कंक्रीट, और F4 हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है। आइए अब समझ लेते हैं मानसिक संक्रिया क्या होता है। दोस्तों एक ही बातें हैं, बाकी चीज़ें तो हमने बता ही दिया है। मानसिक संक्रिया क्या होता है, यानी कि मेंटल ऑपरेशन क्या होता है। देखिए समझिएगा, ये कहते हैं कि इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। ये कहते हैं दोस्तों, अगर बच्चे के समक्ष कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए बच्चा क्या करता है? स्वयं चिंतन करता है, और उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है, एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है कि भैया ये समस्या कैसे सॉल्व हो, और जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, यहाँ पर कहा भी गया है। और इसके लिए वह अनेक प्रयत्न करता है। मतलब अगर बच्चे के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ एकत्रित करता है, और एक तरीके से अनेकों प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करता है, मतलब बहुत सारे प्रयत्न करता है, बहुत सारे प्रयास करता है। ये जो बहुत सारे प्रयास कर रहा है ना, उसी को क्या बोला जा रहा है? मानसिक संक्रिया बोला जा रहा है, या मेंटल ऑपरेशन बोला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। विकेंद्रीकरण के बारे में हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए अब मिल गया है तो यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, अंग्रेजी में से कहा जाता है, कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि यह कैसे बना होगा और उसका उपयोग कैसे होता होगा,
और कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का जो ये प्रयत्न कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समस्या बच्चे के समक्ष दी जाती है तो उसको समाधान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए तमाम तरह की जो बातें वो सोच रहा है, अलग अलग दिशाओं में जो वो सोच रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, या डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। यदि आपकी कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तब भी आप हमें बता दीजिएगा। यदि मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही तो एक बार यस सर बताइए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या एक तरीके से लाइव चैट में, यदि अभी आप देख रहे हैं तो एक बार आप लाइव चैट में बोलिए यस सर, आप जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा, यदि आपके कोई सुझाव हुआ करें तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करें, थोड़ा सा सुझाव वाली बात दिया करें अगर आपको कुछ लगता है तो। देखिए, बात करते हैं जीन पियाजे साहब के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वे 4 अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहली अवस्था क्या है, संवेदी गामक अवस्था है, जिसे 0 से 2 वर्ष माना गया है, जिसे 0 से 2 वर्ष माना गया है। सेंसरी मोटर के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंसरी मोटर एक तरीके से स्टेज इसे कहा गया, आप समझिएगा। इसमें इन्होंने बताया कि दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। 0 से अगर देखा जाए, 0 से, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ चिंटू पिंटू वाले बच्चे हैं, आप देख रहे हैं ना, 0 से। अब ये सोचिए ये बच्चे क्या क्या कर लेंगे, क्या सीख लेंगे, छोटे से बच्चे हैं। ये देखिए 2 साल का बच्चा है, आप सोचिए यहाँ पर, ये देखिए 2 साल का बच्चा है, ये 2 महीने का बच्चा है, ये 12 महीने का बच्चा है, ये 2 महीने का बच्चा है। ठीक है, आप देखिए इसको, देखिए कहते हैं कि इस अवस्था में अगर बच्चों को आप देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं और सुनते हैं, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने का प्रयास करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये कहते हैं कि दोस्तों कि बच्चा किसी वस्तु को जब देखता है या सुनता है तो उस वस्तु को क्या करता है, महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाता है तो वो भी बिना ही सोचे ही पलके झपकाने लगता है। आप याद करिए किसी बच्चे को जो आपके समक्ष रहा हो और कभी आपने उसे पलके झपकाए देखा होगा। आपने एक तरीके से अब यहाँ तो क्या नाम है, वीडियो चल नहीं रही है, अगर वीडियो होता तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इतना तो आप समझदार हैं ही। अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो बिना सोचे ही बच्चा क्या कर देता है, पलके झपकाने लगता है और बिना सोचे समझे ही उसका अनुकरण करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था की सबसे खास बात ये है दोस्तों। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में क्या हो जाता है, संवेदी गामक अवस्था में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से क्या होता है कि बच्चा किसी वस्तु को देखता है या सुनता है तो उसके हिसाब से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, और या उसको एक तरीके से देखकर या सुनकर क्या करता है, उस वस्तु को महसूस करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाता है तो भी वो भी क्या करता है, बिना सोचे समझे ही पलके झपकाने लगता है और बिना सोचे समझे ही उसका अनुकरण करने लगता है। ठीक है, तो इस अवस्था में यही विशेषता है। इस अवस्था में कुछ और भी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर बताया जाता है, जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चों का अगर बुद्धि का विकास कितना हुआ है आप कैसे जानेंगे। इन्होंने कहा कि देखिए, इस अवस्था में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बच्चे के बुद्धि का विकास या एक तरीके से उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, कैसे आप जानेंगे। आप उसके कार्यों के माध्यम से, जैसा वह कार्य कर रहा है उसके कार्यों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे बच्चे में कितना विकास हुआ है, यानी कि बुद्धि का विकास हुआ है। ये कहते हैं एक तरीके से दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसे कहा गया है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा गया है। इन्होंने एक बातें कही है दोस्तों कि बच्चे के अगर बुद्धि का आप जानना है कि कैसे एक तरीके से उसका कितना बुद्धि का विकास हुआ है तो उसके कार्यों से आप जान सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल हमने बता दिया है। अच्छा, संवेदी गामक अवस्था को क्या कहा गया, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसी का अस्तित्व मानता है। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है या बालक क्या करते हैं, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं तो उसी का अस्तित्व वे मानते हैं, मतलब उसी को सही मानते हैं। तो कौन सी अवस्था है आप हमें ये बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी
गामक अवस्था है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक है। चलिए अब आइए बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। अब आइए बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। देखें इसके बारे में अगर देखा जाए तो 2 से लेकर 7 वर्ष इन्होंने बताया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने क्या किया, इसको 2 अवस्था में यानी कि 2 भागों में और भी बांट दिया। इन्होंने कहा कि अगर इसको और बेहतर समझना है, इसको और बेहतर समझना है तो इसे हमें 2 भागों में बांटकर देखना होगा। एक तो 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था में देखना होगा, और दूसरा अगर देखना है तो 4 से लेकर 7 वर्ष। वैसे अगर आप 2 से लेकर 7 वर्ष की भी ये सारी कहानी 2 से 7 वर्ष के अंदर में भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है बताया जाता है। देखिए आप समझिएगा, 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। बच्चा क्या करता है? अतार्किक चिंतन करता है, मतलब कि एक तरीके से बिना किसी तर्क के वो क्या करता है? चिंतन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो तर्क करने के योग्य नहीं होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो देखिए आप, मतलब बिना किसी तर्क के, देखिए यहाँ पर क्या है, एक गली में उसने एक कुत्ते को देखा दोस्तों, काले कुत्ते को, उसको देखकर पहचान गया, फिर भी ये भी कुत्ता ही है सफ़ेद, लेकिन उसमें उसके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, उसके अंदर तर्क करने की योग्यता है नहीं, इसलिए वो तर्क नहीं कर पा रहा है कि भैया एक ऐसे कुत्ता हो गया, क्योंकि वो काली ही चीज़ों को समझ रहा है कि कुत्ता है, ठीक है, जबकि कुत्ता ये भी है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा अहम केंद्रित होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा अहम केंद्रित होता है, और इसमें क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। या अगर आपसे कहा जाता है कि बच्चा किस अवस्था में अहम केंद्रित होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं अहम केंद्रित होता क्या है। देखिए उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, यदि उसे किसी चीज़ से चोट लग जाए, एक बच्चा है उसे किसी चीज़ से चोट लग जाती है, तब जब तक कि हम उस चीज़ को मारते नहीं हैं तब तक उसे अच्छा नहीं लगता है। सोचिए, याद करिए, जब कभी आप जाते रहे होंगे और कहीं पर आप गिर गए होंगे या किसी दीवार से आप टकरा गए होंगे और आपको चोट लग गई होगी, तो फिर आप रोते तब तक आप रो रहे थे जब तक उस दीवार को कोई मार न दिया हो, यानी कि आपके मम्मी ने मार दिया हो, अच्छा आपने हमारे बच्चे को दुख पहुंचाया था, ए लो तुम भी मार खाओ। सोचिए एक बार, याद करिए, ये वही है अहम केंद्रित, ये वही है अहम केंद्रित। जब आपके साथ ऐसा कभी हुआ था, ठीक है, जब आपकी मम्मी ने आपको बड़े लाड प्यार से बताया था कि देखिए आपको इस दीवार ने चोट पहुंचाई है ना, हम इस दीवार की भी चोट पहुंचाते हैं। मम्मी को पता होता है कि इसमें जान नहीं होती, लेकिन आपको नहीं पता होता है, आपको तो ऐसा लगता है इसमें जान है, यानी कि जीव है, ठीक है। वह सोचता है कि इस किसी भी चीज़ से मुझे चोट लगी है तो इसको भी मारना जरूरी ही है। एक बच्चा ये सोचता है कि अगर किसी चीज़ से की वजह से मुझे चोट लगी है तो उसको मारना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो ये समझ रहा है कि वह वस्तु भी जीवित है, और यही है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक होता है। इसे अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, ईगोसेंट्रिक कहा गया है, यानी कि अहम केंद्रित कहा गया। अहम केंद्रित मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारी मम्मी के पर ही एग्जाम्पल दे दिए प्रवीण सर ने, क्योंकि अब हमें याद आ गया हमारा बचपना, जब हमें भी कभी चोट लगती थी तो हमारी मम्मी उसे मारती थी, और तब हम उसे समझते थे उसमें जीवन था, जीवन है। अब हम समझ गए उसमें जीवन है नहीं। कहने का मतलब ये है, लास्ट बात ये समझ लीजिए, एक इसमें कहने का मतलब ये है कि वे निर्जीव वस्तुओं के जीवन की कल्पना करते हैं। वे निर्जीव वस्तुओं की जीवन की कल्पना करती हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है उसमें भी वे समझते हैं कि उसमें जीवन होता है। अब आइए समझ लेते हैं 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में क्या बताया गया है। देखिए, अगर आप ये बातें 2 से लेकर 7 वर्ष में भी याद रखते हैं तो कोई बात दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था में ये सारी बातें याद रख लेते हैं, और जो 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में जो बातें हैं उसको याद रख लेते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा होगा। मतलब इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। सिंपल सी बात इतनी है। देखिए इसमें समझिएगा, 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बच्चों को विकेंद्रीकरण, हमने बता दिया है विकेंद्रीकरण क्या होता है, पलटन, संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है।
इसमें बच्चे का विकेंद्रीकरण, अभी मैं वैसे समझाने वाला हूँ, विकेंद्रीकरण, पलटन। अब पलटन क्या होता है कुछ लोगों को पहली बार ही पता चल रहा होगा। पलटन और संरक्षण की बात करते हैं तो इसका ज्ञान नहीं होता। कब नहीं होता? 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों पलटन के बारे में आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए पलटन के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे बच्चे को यह बता दे कि वह उसकी बहन है, वह उसकी बहन है, तो बच्चा यह नहीं बता पाएगा कि वह उसका भाई है। मतलब वो पलट कर ये बातें नहीं बता पाएगा। जैसे किसी ने बताया कि ये तुम्हारी बहन है, तो वो कभी ये नहीं बता पाएगा एक तरीके से। इस समय, इस अवस्था में बात कर रहा हूँ, नहीं आप सोचो कि एक तरीके से हमारे आपकी अवस्था में भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर बच्चे को ये बता दिया गया, अगर बच्चे को बता दिया गया कि वह उसकी बहन है, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा पलटकर कि वो उसका भाई भी है, मतलब उसकी बहन का भाई है। तो इसी को क्या कहा गया दोस्तों? पलटन कहा गया। विकेंद्रीकरण को समझ लीजिए। जैसे आप बच्चे को 2 अलग अलग गिलास देते हैं, एक पतला और एक चौड़ा गिलास आप दे देते हैं, तो बच्चा यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज़्यादा पानी है। बच्चा यह नहीं बता पाएगा पानी किसमें ज़्यादा है। ये है उसका विकेंद्रीकरण। दोस्तों संरक्षण की बात करते हैं। जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है इस अवस्था में। बिल्कुल सही बात है कि इस अवस्था में अगर देखा जाए तो सारी बातों को अपने दिमाग में नहीं रख सकता है, यानी कि संरक्षित नहीं कर सकता। यही है संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा कि 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में अगर देखा जाए तो बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है। आपके एग्जाम में ये वाला आ चुका है। सॉरी दोस्तों, पलटन के बारे में आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे छात्र नहीं बता पाते हैं क्योंकि वे सही से पढ़े नहीं रहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में। अब हम पूरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था की पूरी कहानी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर हो जाए। 2 से लेकर 7 वर्ष की पूरी अवस्था को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पूरा एक तरीके से एक साथ कह सकते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस अवस्था को खिलौने की भी अवस्था कहा गया। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहा गया है? खिलौनों की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्का भारी का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उसे ये पता हो जाता है हल्का क्या है, भारी क्या है, अक्षर लिखना जान जाता है, रंगों को पहचानना जान जाता है, माता पिता की आज्ञा मानना जान जाता है, ठीक है, आदि चीजें सीख जाता है। ध्यान रखिएगा किस अवस्था में ऐसी बातें हैं? 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में। और 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने की योग्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कब वह तर्क वितर्क करने की योग्य नहीं होता? एक तो पहली बात यह है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वो बिल्कुल भी तर्क वितर्क करने की योग्य नहीं होता है। और दूसरी अवस्था में अगर देखा जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी तर्क वितर्क करने की योग्य नहीं होता है। और इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया? अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था में क्या होता है? 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में अगर देखा जाए तो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक बच्चा है, एक लड़का है जिसका नाम है रवि, वह अपने पड़ोसियों के साथ खेल रहा है, वह इस समय किस अवस्था में होगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बालक शब्दों व प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और प्रतीकात्मक खेल खेलता है, ठीक है, जैसे लुका छुपी, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि उसके सामने रुई का ढेर रख दीजिए और पत्थर रख दीजिए उसी के सामने, तो रुई को वो ज़्यादा कहेगा, भले ही पत्थर का वजन ज़्यादा होगा, लेकिन उसके सामने ज़्यादा वो अनुपात का अंतर नहीं कर पा रहा। उसको लग रहा है कि ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, तो रुई ज़्यादा होगी, पत्थर कम होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को वो नहीं समझ पाएगा। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उसमें विभेद करना समझ जाता है। देखिए डिफ्रेंशिएट करना जान जाता है, लेकिन वो इस बात का अंतर नहीं कर पाता है कि कौन ज़्यादा, वैसे तो अगर देखा जाए, लेकिन उठाकर, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनुपात, देखिए यहाँ पर क्या है, हल्का भारी का वजन उठाकर तो समझ जाएगा, हल्का भारी का वजन वो जान जाता है कि कौन सी चीज़ें हल्की हैं और कौन सी चीज़ें भारी हैं, उठाकर तो देख लेता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई चीज़ें सामने रखी हैं तो उसके अनुपात को अंतर नहीं कर पाता। यहाँ क्वेश्चन ये है, यहाँ बात ये है कि अनुपात को अंतर नहीं कर पाता है, यहाँ पर ये बातें हैं। बाकी अगर किसी और का कुछ सुझाव हो तो एक बार हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही सही होना चाहिए,
ठीक है। इस अवस्था में देखा जाए तो बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करना, डिफरेंशिएट करना जान जाता है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वो अवस्था है जिसमें बच्चे का एक तरीके से भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो अवस्था है हमारी, कौन सी अवस्था है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में क्या है कि एक तरीके से बच्चे का भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये मान के चलिए इससे ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको पूरा दे रहा हूँ। मैंने ये सोचा है कि भले ही वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन क्या होगा कि एक बार आप पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आप देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जब जाते हैं तो कोई 20 मिनट में बना देता है, कोई वीडियो 10 मिनट में बना देता है। ये जो 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट की जो वीडियो होती है ना, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट काट दिए जाते हैं। और जब पॉइंट काट दिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें पढ़कर चले जाते हैं, चिंटू पिंटू वाली बातें, और फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो चीज़ें फंसती नहीं हैं। फिर आपको लगता है कि व्यक्ति ने गलत ही बता दिया है। तो मेरा मानना है सही से पढ़ा दीजिए, ईमानदारी से पढ़ा दीजिए। भले ही समय लगेगा, भले ही 1-2 लोग ही देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे सही देखेंगे, और जिनका एक तरीके से उद्धार होगा उन सभी का अच्छे से उद्धार होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें और बिल्कुल चिंटू पिंटू वाली बातें बताकर निकल जाना, ये मुझे शोभा नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, मतलब पूरा इत्मीनान से हमने कवर किया है। ठीक है, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल समय लेकर। अगर मैं चाहता तो इसको ये मान के चलिए 25 से 30 मिनट में मैं इसे समाप्त कर सकता था, बस सीधा सीधा बताते जाना था। ठीक है, लेकिन सीधा बता देने भर से कुछ काम नहीं होगा जब तक आपको मैं ये नहीं बता देता हूँ कि कैसे प्रश्न बनेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाषा विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बातें ध्यान रख लीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही क्या होता है, स्थायित्व गुणों का विकास होता है दोस्तों। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास कब होता है, तो ये बातें अपने आप से मैं बता दे रहा हूँ, याद आ गई हैं बातें, तो ध्यान रखिएगा। स्थायित्व गुणों का विकास कब होता है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, अब इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, अब 10 मिनट की क्लास बचेगी, 2 बातें और रह गई हैं। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष की है, जिसे कॉन्क्रीट एज भी कहा गया है। मूर्त यानी कि जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, मूर्त मानते हैं, यानी कि कंक्रीट मानते हैं। ध्यान रखिएगा, मूर्त अवस्था की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हम जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई कलर हो, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, मूर्त मानते हैं। और जो मूर्त है वही उसके साथ क्या है, संक्रियात्मक अवस्था को जोड़ दीजिए। ठीक है, और इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसीलिए कहा गया है। इस अवस्था को अगर देखा जाए तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है, जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है। देखिए यहाँ पर बच्चा नया खिलौना देख रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, मूर्त चिंतन कर रहे हैं, यानी कॉन्क्रीट कर रहे हैं। उसकी बनावट क्या है, उसका आकार क्या है और उसका रंग क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं। बस इसको याद कर लीजिए, ये इमेज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है। वही वाली बात, रुई और पत्थर वाली बात, ध्यान रखिएगा, रुई और पत्थर वाली बात। वो समझ जाएगा कि यहाँ पत्थर जो है भारी होता है, वजन होता है, यहाँ रुई भले ही इतनी सारी दिख रही है, लेकिन एक तरीके से रुई कहीं ना कहीं कम ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अंतर यहाँ पर जान जाता है। वैसे तो किलो के हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से बराबर होता है, मतलब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, उस हिसाब से मत समझिए जो आप सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पत्थर और रुई को समझ जाएगा कि पत्थर, रुई भले ही इतनी सारी रखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो पत्थर का वजन ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक सही अनुपात का अंतर करना जान जाता है। आप याद करिए, हमने आपको बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बालक क्या करता है कि अंतर को नहीं समझ पाता है, और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अंतर को समझ जाता है।
इसमें बच्चा ये भी समझने लगता है किसका कितना आकार है, कितना भार है, उसका क्रम क्या होगा, ये सारी बातें समझने लगता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझने लगता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था है जब बच्चा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझने लगता है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में क्या है कि बालक दिन तारीख समय नहीं, दिन तारीख महीना आदि, यार यहां पर एक मिनट दोस्तों, देखिए यहां पर क्या होता है, दिन तारीख महीना और समय आदि बताना जान जाता है। क्योंकि आप सोचिए 7 से लेकर 11 वर्ष का बच्चा इतना जानने लगता है कि आज का दिन कौन सा है, ठीक है, और तारीख क्या है और महीना कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो जान जाता है। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कि इस समय बच्चा क्या करता है, दिन तारीख समय आदि को बताना जान जाता है, यानी कि बताने के योग्य हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसमें क्रमबद्धता और आ जाएगी और तर्कसंगतता और आ जाएगी। भाषा संप्रेषण योग्यता का विकास यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वो अवस्था है जहां पर क्या होता है कि भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का बच्चे का विकास हो जाता है। जीन पियाजे के कौन से वो अवस्था में है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं इसको अपने आप से बता दे रहा हूँ कि बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन करने के अनेक नियमों को भी जान जाता है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक और बातें मैं लिख दे रहा हूँ कि बालक क्या करता है कि एक तरीके से बालक क्या करता है, अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के तमाम तरह के नियमों को जान जाता है। वो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को बता दिया, आप गलत मत करिएगा प्लीज। नेक्स्ट बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। अगर देखा जाए तो यह 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। देखिए औपचारिक, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ध्यान रहता है ना, औपचारिक संक्रियात्मक के बजाय ज़्यादा अमूर्त याद रहता है, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था। चलिए देखिए, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, यह 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था में क्या है, किशोर में मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी आ जाती है और इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट ठीक ठाक हो जाता है और बालक में अच्छी तरह के सोचने, समझने या समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो आगे आप सोचिए 11 वर्ष के आगे की अवस्था में बच्चा बहुत कुछ जान जाएगा, सब कुछ जान जाएगा, बचेगा ही क्या। अमूर्त चिंतन करने लगता है यानी कि निर्णय या स्मरण मनन आदि करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, समस्या समाधान करने लगता है। इस अवस्था में अगर देखा जाए तो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, मैंने बता ही दिया वो सारी बातें। तो इस समय क्या होता है, अमूर्त चिंतन कहने का मतलब ये है कि इमेजिनेशन कहीं ना कहीं करने लगता है किसी भी चीज़ को। जैसे कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए दिमाग में तमाम तरह की बातें ला लेगा कि कैसे भैया इस समस्या का समाधान करना है। निष्कर्ष पर पहुँचते हैं दोस्तों। जीन पियाजे साहब ने निष्कर्ष में बताया कि संज्ञानात्मक विकास पर बालक के क्रमबद्ध विकास के विस्तार पूर्वक टिप्पणी की। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हम बालक को मनोस्थिति की समझ सकते हैं। कहते हैं कि हम बालक के एक तरीके से या इनके सिद्धांत जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के द्वारा इन्होंने बताया कि हम बालक के मनोस्थिति को समझ सकते हैं
और इसका बहुत बड़ा लाभ हमें कहाँ मिल सकता है, शिक्षण प्रक्रिया में। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इन सभी अवस्थाओं को समझ लेते हैं तो हमें सबसे अच्छा लाभ ये है टीचिंग प्रक्रिया में, हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इस सिद्धांत के द्वारा हम छात्रों के मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल इस सिद्धांत के माध्यम से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस उम्र में बच्चे क्या सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या वो सीख पाते हैं, क्या नहीं सीख पाते हैं, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो इससे बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षण नीति के निर्माण में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है, पर जब तक इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तब तक शायद ही बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अगली क्लास में इससे संबंधित, वैसे तो इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन, तो देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन है, बाकी MCQ वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी दोस्तों इसके बाद। ठीक है, देखिए जीन पियाजे, प्रश्न ये है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, ये कहते हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन होनी चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की खोजबीन होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के लिए नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का परिणाम के रूप में घटित होता है। ये दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अभी हमने क्वेश्चन किया भी था पिछली क्लास में, तो समावेशन और समायोजन के बारे में ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु का स्थायित्व प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु का स्थायित्व गुणों का विकास हो जाता है। इसको आप ऐसे छोड़िए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व गुणों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी, सामाजिक अनुभव। बिल्कुल सही बात है। रिया कक्षा पिकनिक करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है, मतलब रिया जो है कक्षा पिकनिक करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है, तो सहयोग की नैतिकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे की कौन सी अवस्था जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की अवस्था है, वो है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है, तो आत्मसात के कारण एवं व्यवस्थापन के कारण, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, इसकी MCQ वाली क्लास भी इसके बाद आपको मिल जाएगी। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार वन लाइनर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या जाता है, कम से कम याद ही रहेगा और काम हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हमने आपको ज़्यादा समय लिया होगा, लेकिन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, समझाते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि केवल और केवल हमारे साथ तेज बच्चे ही नहीं हैं, तेज स्टूडेंट ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम उन सब छात्रों को भी ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। और आप जानते हैं कि आप स्वयं टीचर बनने जा रहे हैं, तो एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो केवल और केवल जो बच्चे तेज हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर ना पढ़ाए, बल्कि जिन बच्चे को नहीं आता उनको भी ध्यान में रखकर पढ़ाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की बात आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ध्यान में रखकर जरूर पढ़ाया जाए, ठीक है। ये बात आप टीचर हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं कि बाद में एक तरीके से स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप बताइएगा, अगर कोई बातें मुझसे छूट गई हो या इधर उधर की बातें मैंने बता दिया हो, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बातें हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, मैं उसमें सुधार कर सकूँ, ठीक है। वैसे कोई चीज़ें ऐसी बची नहीं है या ऐसा कोई चीज़ें है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार क्या होता है बोलते समय कई चीज़ें या स्किप हो जाती हैं या कोई चीज़ें इधर उधर हो गई हो, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ हो तो, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ें लगती हैं तो सुझाव दीजिएगा दोस्तों प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।